रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्यों हौसले भी जिद्दी हैं। यानी कि दोस्तों, हमें अपने हौसले मजबूत रखने चाहिए। जब तक कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें अपने हौसलों को धीमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारे हौसले टूट जाते हैं उस दिन हमारा सपना टूट जाता है। इसी के साथ मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, किसी भी परीक्षा में आप भाग लेते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत ध्यान से देखनी है और आपको इसको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा कर भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मौलिक अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक, यानी कि दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है पिछले पेपरों परीक्षाओं में कि हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो उसको बनाने में, संविधान को बनाने में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, आपको ये याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, इतना समय लगा था। जिस भारतीय संविधान को निर्माताओं ने, जो भारतीय संविधान के बना रहे थे, उनको भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के भ्रमण के बाद पाया कि भारत का संविधान में वे सभी गुण होने चाहिए जो कि एक देश के संविधान के लिए जरूरी हैं। इसलिए जिस देश का जो गुण अच्छा लगा वो अपने देश के संविधान में जोड़ लिया। इसी पर ही दोस्तों हमने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसका नाम था हमारे भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी आप जाकर देख लीजिएगा। इस पर पूरी विस्तृत वीडियो है कि कहाँ से क्या चीज़ ली गई है हमारे संविधान में, किस देश से क्या चीज़ शामिल किया गया है, जो संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा उस देश का, वो उन्होंने उससे ले लिया, शामिल कर लिया हमारे संविधान में, कि हमारे देश का संविधान सर्वोत्तम हो। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। दोस्तों, हम पढ़ते हैं जब, तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है 14 से 32 तक, और परीक्षा में एक ऑप्शन ये भी दिया होता है कि 14 से 32, तो हम उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन हमारा उत्तर वह गलत हो जाता है। हमें 14 से 32 नहीं, हमें ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, और हमारे 26 भागों में से किस भाग में है, भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए कि किस भाग में है, भाग 3 में है, और किस अनुच्छेद में है, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि किस देश से क्या लिया गया और जिस देश का जो अच्छा लगा वो ले लिया, तो उसी तरह मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार के हनन होने पर, ठीक है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय यानी कि अपने राज्य की हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि किस भाग में, भाग 3 में, किस अनुच्छेद में, 12 से 35 में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आप कुछ भी कहें, बस आपको याद रखना है कि अमेरिका, ठीक है ना। फिर आप वहाँ पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार में हनन पर सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जाया जा सकता है, वहाँ पर दोस्तों दोनों ऑप्शन दिए होंगे, अनुच्छेद 32 भी, अनुच्छेद 226 भी, और दो एक्स्ट्रा दिए गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हम अनुच्छेद
32 का इस्तेमाल करते हैं और हाई कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 226 का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, 7। ठीक है, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, लेकिन बाद में क्या घटना घटी? बाद में 44वें संविधान संशोधन, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 31, जिसकी हमने चर्चा करी ऊपर, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों, अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर, भाग 3 से हटाकर भाग 12 में, दोस्तों आपको याद रखना है किस भाग में ले गई? भाग 12 में ले गई। किस अनुच्छेद में? 300 ए या 300 ए आ, कुछ भी के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब दोस्तों, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कब किया गया? 1978 में। किस अनुच्छेद को हटाया गया? 31 के। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, और मूल अधिकार की सूची से हटाकर किस भाग में ले गई? 12 में ले गई। पहले किस भाग में था? भाग 3 में था। और अनुच्छेद कितने पे था? 31 में था। अब किस में है? 300 ए में है। अब वो क्या बन गया है? अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, कानून अधिकार बन गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस 3 लाइन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 की, जहाँ से मौलिक अधिकार की शुरुआत हुई है। ठीक है ना, अभी हमने पीछे देखा कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या है। जो संविधान में बार बार शब्द यूज हुआ है राज्य, वो राज्य से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया कि भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी। दोस्तों थोड़े समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि भारत की सरकार का मतलब कि केंद्र की सरकार है। संसद, जो संसद चला रही है, ठीक है ना, केंद्र में संसद है, तो संसद को कौन चलाता है? केंद्र की सरकार, भारत सरकार। ठीक है ना, जो अभी एनडीए की है जैसे कि, तो वो एक राज्य की परिभाषा में है, राज्यों की सरकार है। ठीक है, और विधानमंडल, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, ठीक है ना, वो सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जो स्थानीय अधिकारी हैं। अन्य प्राधिकारी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो गवर्नमेंट के अधीन संस्थाएं हैं या जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही हैं, गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में ले रखा है, वो सभी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आएंगी, राज्य शब्द के अधीन कार्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया विधि और अध्यादेश की परिभाषा दी गई है। विधि यानी कि कानून, अध्यादेश, दोस्तों आप आए दिन सुनते हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। ठीक है ना, वही अध्यादेश जिसको संसद ना होने पर राष्ट्रपति उस समय ज़रूरत समझने पर वो कानून बना देता है, जिसको बाद में संसद द्वारा पारित कराया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केवल उसकी परिभाषा दी गई है कि राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं होगा जो कि संविधान में वर्णित के भाग 3 में के मूल अधिकार के प्रतिकूल हो या विरुद्ध हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि
इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा जो हमने पीछे दी है आपको, वही राज्य कोई भी ऐसा कानून या अध्यादेश नहीं बनाएगी जिससे संविधान में वर्णित भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी नेगेटिव प्रभाव पड़े या उनके विरुद्ध हो, ठीक है ना, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी हमारी राज्य। ठीक, ऐसा अनुच्छेद 13 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब बात आती है हमारे समानता के अधिकार की, जिसको हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18, 14 से 18 तक रखते हैं समानता का अधिकार। ठीक है ना, जहाँ से आप आज तक सुनते आए होंगे कि मौलिक अधिकार शुरू हैं। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार तो 12 से ही शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं, समानता का अधिकार, जिसको हम अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। तो दोस्तों, समानता का अधिकार में कहा गया है कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समान रूप से समानता और विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो देश का व्यक्ति है उसको विधि के समक्ष, कानून के सामने समान रूप से समानता और विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। सभी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर कोई गलत काम, कोई भी जुर्म कोई आम नागरिक करता है या कोई वीआईपी करता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो सज़ा एक आम नागरिक के लिए है वही उस वीआईपी पर्सन के लिए भी होगी। ठीक है ना, ऐसा अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 14 में हमारे संविधान में कहा गया है, समानता के अधिकार के अधीन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है केवल। ठीक है ना, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, चूंकि हम समानता के अधिकार के अधीन हैं तो सभी समान के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ, कि वो किस धर्म का है इस वजह से, किस प्रजाति का है इस वजह से, किस जाति का है इस वजह से, या किस लिंग का है इस वजह से, या उसका जन्म कहाँ हुआ है इस वजह से केवल भेदभाव या कोई भी पक्षपात की बात नहीं कर सकते हैं। इस पर हमारे कानून में, संविधान में सख्त प्रतिबंधित किया गया है। अगला है दोस्तों आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, जो हमारे लोक नियोजन की बात करता है। लोक नियोजन यानी कि लोगों का नियोजन, लोगों का, जो हमारे देश के लोग हैं उनके बारे में योजना बनाना, उनके लिए कार्य करना। राज्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को रोजगार व नियुक्ति के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। जो राज्य है वह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के प्रत्येक नागरिक को, सभी को रोजगार के और नियुक्ति के अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों, जब भी आप कोई फार्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है भारतीयों के लिए। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरीके का सामुदायिक नहीं कहा जाता कि केवल इनके लिए ही है। ठीक है ना दोस्तों, आप समझने की रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं में केवल जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है ना, वही बात है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 15 वाली कि राज्य इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव, विभेद नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 17
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो हमारे देश के लिए एक श्राप थी, इसको इस आर्टिकल के तहत समाप्त किया गया। ठीक है, चूँकि अस्पृश्यता नाम से ही स्पष्ट है कि स्पृश्यता के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं कि हाँ कि स्पर्श होने से कोई छुआछूत नहीं होती है, कोई का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, इस चीज़ को लेकर कानून बनाया गया है। तो इस अनुच्छेद के द्वारा संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। ठीक है, 1955 अधिनियम इस पर पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों ही अधिनियम याद रखने हैं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1976 में, और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, 1955 में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अनुच्छेद 18 जिसका आज का लास्ट टॉपिक, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि सरकार द्वारा किसी को भी सरकारी उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसा कि अंग्रेज के समय में होता था कि किसी को लॉर्ड की उपाधि दे दी गई, ठीक है ना, किसी को गुरु की उपाधि दे दी गई, किसी को गुरुदेव की उपाधि दे दी गई, किसी को नेताजी की उपाधि दे दी गई सरकार के द्वारा, ठीक है ना, किसी को तरह तरीके की उपाधियां दी गई दोस्तों। तो इस तरीके की उपाधियां का अंत किया गया कि सरकार द्वारा इन उपाधियों को नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। इसके द्वारा ये कहा गया है दोस्तों, ये छोटी सी मिसप्रिंट है, यह कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है ना, मगर राज्य अकादमिक और सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है, यानी कि एकेडमिक क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक मौलिक अधिकार का पार्ट 1, जिसमें हमने समानता के अधिकार के बारे में आज चर्चा की। अगले वीडियो में पॉलिटी के हम आगे के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपका कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी भी वीडियो पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में लेकर आएंगे, उसको आपको हम पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी सफलता में एक ईद का एक महत्वपूर्ण कुंजी साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।